तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13.3 जो एक्सरसाइज आपका है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग देखेंगे। 13.2 तक सारे वीडियो वो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन दोनों ही देख चुके थे हम लोग। तो अब सिर्फ हमें 13.3 के बारे में डिस्कस करना है, उसको ध्यान से देखेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत मज़ेदार है। अभी तक जैसे आप देखे होंगे अभी तक तो कोई ऐसा मिला नहीं पर ऑलरेडी बहुत इजी है, पहले से भी आप जान रहे थे। जैसे कि 13.1 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ें, फिर 13.2 में उसी का एक्सटेंशन पढ़ें जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी बोलते थे MTP। फिर 13.3 में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वो भी अलग नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही मतलब मिलता जुलता है, उसी का एक थोड़ा सा और एक्सटेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से उस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले आज का जो टॉपिक होगा वो ये होगा, नाम है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। ठीक है, कल 13 एक्सरसाइज पूरा चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा कल, तो आप लोग जल्दी से इसको देखेंगे। पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, नाम से ही स्पष्ट है, पार्टीशन का मतलब आप समझ रहे होंगे विभाजन होता है। ठीक है, सैंपल स्पेस में प्रतिदर्श समष्टि। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि अ सेट ऑफ इवेंट्स E1 E2 E3 dot 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 En is said to represent a partition of the सैंपल स्पेस। यानी क्या लिखा गया कि हमारे सामने आप देखे होंगे कोई एक सैंपल स्पेस आपको दिया रहता है और सैंपल स्पेस में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। मान लीजिए कोई डाई फेंका गया, पासा फेंका गया, तो पासा में कौन कौन सा इवेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब इसमें से अगर मैं कहूँ कि एक आने की घटना क्या है, तो ये एक अलग इवेंट है। अगर 2 आने की घटना वो एक अलग इवेंट है। तो ऐसे ही इसको हम E1 बोल दें, इसको E2 बोल दें, ऐसे ही E3 E4 बहुत सारे हैं। आवाज़ नहीं आ रही है, माइक तो चालू है। अब आवाज़ जा रही है? अगर जा रही तो एक बार बोल दीजिए ताकि मैं देख लूँ। उम्मीद है आवाज़ जा ही रही होगी। आवाज़ में क्या प्रॉब्लम हो गया? ठीक है, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आवाज़ वगैरह में अगर परेशानी है तो थोड़ा बता देंगे। ठीक है, चलिए आज ये सब लोग आ जाइए। मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी आपको एक सैंपल स्पेस दिया हो और उस सैंपल स्पेस में मान के चलिए आपको दिया है एक पासा उछालने के लिए, और एक पासा उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 तक में से कोई एक अंक आ सकता है। तो ये प्रत्येक जो एक एलिमेंट आप देख रहे हैं सैंपल स्पेस का, वो सब एक इवेंट को दर्शाता है। जैसे ये E1 हो गया, इसको हम अगर चाहें तो E2 बोल दे, E3 E4 E5, मतलब एक आना एक घटना है, इसको हम E1 कह सकते हैं। 2 आना एक घटना है, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि एक सम संख्या का आना, सम संख्या समझ रहे होंगे जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो सम संख्या का आना एक घटना है, तो हम उसको मान लिए कोई E1 मान लेते हैं, जिसमें इवन नंबर आएंगे। इवन नंबर कौन कौन, 2 4 6। फिर एक हो जाएगा ऑड नंबर आना, ये हो जाएगा E2। ठीक है, तो इस प्रकार से कहता है कि कोई भी सेट, ध्यान से देखेंगे अ सेट ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का जो सेट है, जैसे मान लीजिए 1 आना, 2 आना, 3 आना, ये सब इवेंट्स को अगर एक साथ लेकर के और एक जो है कि सैंपल स्पेस को दिखाया जाए, तो वही यहाँ पर लिखता है कि अ सेट ऑफ इवेंट्स E1 E2 E3 डॉट 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 En, ये जितने सारे आपको इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे इवेंट्स जो है ना
क्या करता है, तो वो एक सैंपल स्पेस के पार्टीशन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कहा जाता है। कौन? जितने सारे इवेंट्स हैं उन सब का सेट, ये से 1 2 3 4 ये सब अलग अलग, इन सबको एक साथ समराइज कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया एक में। तो ये क्या दिखलाता है? सैंपल स्पेस के पार्टीशन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, उसी चीज को और उसमें से कुछ कुछ बातें हैं, उसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि क्या है कंडीशंस, तब हम उसको कहेंगे कि वो पार्टीशन ऑफ इवेंट्स सैंपल स्पेस है या नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज इसमें लिखा है ठीक है, नीचे में पैराग्राफ चेंज करके इसको समझेंगे ध्यान से। लिखा है कि a set of events e1 e2 e3 dot 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 en is said to represent a partition of the sample space S। कोई सैंपल स्पेस है जिसको हम S के नाम से जानते हैं। ठीक है, if, अब कहता है कि कब होगा, इसके कुछ कंडीशंस हैं। ऐसे ही नहीं कि कोई भी सेट का इवेंट्स का सेट बना देंगे और वो पार्टीशन सैंपल स्पेस कहलाएगा, नहीं, उसके कुछ शर्त हैं। कौन कौन शर्त है? 3 शर्त है, बारी बारी से देखें कौन सा होगा। यदि पहला शर्त में कहता है कि कोई भी उसमें से इवेंट्स लें, हम उसको EI बोल रहे हैं। EI का मतलब यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी, मतलब पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, तो ऐसे नाम ना देकर के हम EI लिख रहे हैं। और EJ का मतलब कोई और दूसरी घटना भी है, मान लिए एक हो गया E1, एक हो गया E2, इसको हम EI बोल दिए, इसको EJ। I और J ना उस घटना की संख्या को बता रहा है, पहली घटना है कि दूसरी घटना है कि तीसरी घटना है कि 20वीं घटना है, कौन सी घटना है। कहता है कि जो 2 घटना अगर हम लें, उसमें से कोई भी 2 घटना लें ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, उसका इंटरसेक्शन समझ रहे हैं ना, मतलब उसमें जो कॉमन है वो जो है फाई आ जाए। इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? फाई होना चाहिए। इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन अगर फाई हो जाए मतलब उन दोनों घटनाओं में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एक सिक्का उछालते हैं तो चीत आना एक घटना है, पट आना एक घटना है, इन दोनों घटनाओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक में हेड है तो एक में टेल है। चाहे एक पासा उछालेंगे तो सम संख्या आने की घटना, तो सम संख्या क्या होगा? 2 4 6, और एक कह दिया है उसी में विषम आने की घटना, तो 1 3 5। अब इन दोनों घटनाओं, मान लीजिए इसको हम बोलते हैं E1, इसको बोलते हैं E2, इन दोनों घटनाओं का अगर हम कॉमन निकालने, इंटरसेक्शन निकालने की बात करें तो क्या होगा? वो फाई होगा, नल सेट होगा, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इस बात को बड़ा ध्यान से समझिए, एक एक वर्ड। ठीक है, तो कहता है कि पहला शर्त है कि उसमें से कोई भी 2 घटना ली जाए तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब वो नल सेट होना चाहिए। कब कब नल सेट होना चाहिए? ध्यान से एक यहीं पे बात कर रहा है कि जब I और J बराबर नहीं हो। अब देखो I और J बराबर नहीं होकर ऐसा कहना क्या कह रहा है कि अगर हम मान लीजिए पहली घटना लिए और फिर कोई दूसरी घटना लिया, तो यहाँ ये मान लीजिए I है, ये J है, तो I और J बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों घटनाएं अलग अलग होनी चाहिए, तब ना उसमें हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे। अगर दोनों ही पहली घटना को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी E1 है, ये भी E1 है, यानी I और J का मान बराबर हो जाए, तो ये तो दोनों अलग अलग घटना नहीं है, दोनों तो सेम घटना है। और दोनों का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, किसी भी 2 घटना हो और दोनों सेम घटना हो, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? वही घटना हो जाएगा ना। फिर फाई कैसे होगा? फाई तभी आएगा जब दोनों घटनाएं अलग अलग हो, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, ये एक इवेंट को दर्शा रहा है, एक और को दिखा दे, एकदम साफ अलग हो, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको पता है कि सेम घटना थोड़ी देगा, अलग अलग घटना देगा। अच्छा, एंड और I और J का मान क्या होना चाहिए, ये भी तो प्रश्न है। तो कहता है कि I एंड J इन दोनों का जो मान है वो हमेशा 1 2 3 डॉट 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 n, कुछ भी एक नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहला शर्त हुआ ये। दूसरा शर्त क्या कहता है? दूसरा शर्त में आपको कहा कि अगर हम, जैसे यहाँ पे क्या बोला कि कोई भी 2 घटना लेके हम अगर इंटरसेक्शन निकाले तो होना चाहिए नल सेट, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं हो। और उसमें से अगर सारी घटनाओं का, ध्यान से देखिएगा, E1
यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन En। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ध्यान से समझेंगे, ठीक है, यूनियन En। अगर जितनी सारी घटनाएं दी गई हैं उन सब का हम अगर यूनियन निकालें तो फिर से वो हमें सैंपल स्पेस प्राप्त होना चाहिए। मतलब इंटरसेक्शन निकालें तो कुछ भी कॉमन नहीं मिले, और जब हम उसका यूनियन निकालें तो सब मिल करके फिर से सैंपल स्पेस प्राप्त हो जाना चाहिए। मतलब सारा चीज उसमें इंक्लूड होना चाहिए। और तीसरा, ये सब अब बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है, सब यही बातें आपको अलग अलग तरीके से बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पे एक समराइज करके लिखा है तो लगता है कि क्या कह रहा है, कुछ नहीं है। पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस किसी भी E1 E2 E3 En को दर्शाने वाले किसी भी इवेंट्स के सेट को कहा जाएगा कब? जब पहला उसमें से कोई भी दो इवेंट लें तो उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, और सारे इवेंट्स को ले लें तो फिर से सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। और तीसरा कहता है कि जितने भी सारे इवेंट्स दिए गए हैं उनमें से प्रत्येक इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का मान 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि 0 के बराबर या उससे बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है। मतलब इसका वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में लाई करता है, मतलब 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। देखिए बराबर का साइन भी है ना, 0 भी हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, ऐसे पढ़े थे आप। लेकिन यहां एक शर्त है कि नहीं नहीं नहीं, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये शर्त 3 दिए जो गए हैं। अच्छा एक बात और, ये नहीं कि कोई एक घटना के लिए, सब घटना के लिए लिखा है फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। आई का मान चाहे कुछ भी रखा जाए, कोई भी घटना, पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना, nवीं घटना, कोई भी घटना का निकाला जाए, उन सब की प्रायिकता, प्रत्येक घटना की प्रायिकता जो है वो 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, कोई पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। अगर ये 3 शर्तों को वो पूरा करता है तो हम उसे पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के नाम से जानेंगे, ठीक है। और पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के नाम से जानेंगे, यानी नीचे में लिखा है उसी चीज को एक अलग तरीके से, सब नाम से देखिए कैसे उसको मैच कराया गया है, ध्यान से समझिएगा। अर्थात डेट इज द सेट ऑफ इवेंट्स, that is the set of events, ठीक है। कौन कौन इवेंट्स? E1 E2 E3 डॉट 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 En, ठीक है। रिप्रेजेंट अ, देखिए कैसे उसको समराइज किया गया फिर से शॉर्ट में, रिप्रेजेंट अ पार्टीशन of the sample space, partition of the sample space, ठीक है, if they, ध्यान से अब जो मैं लिखने वाला हूं ध्यान से, if they are, यदि वे क्या हो, इफ दे आर पेयर वाइज, इफ दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट, क्या होना चाहिए वो? पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, कॉमा एग्जॉस्टिव हो, exhaustive हो, and have non-zero probability, have non-zero probability। देखिए ऊपर जो 3 केस आपको दिखाए गए ना, उसी का 3 जगह यहां नाम लिखा गया है। पहला लिखा गया है पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब यही हुआ कि जब भी हम दो का पेयर लें, मतलब E1 E2 E3 E4 ऐसे दो का पेयर कभी भी कोई भी लें तो डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट का मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, उसी को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट।
तो पहला क्या है कंडीशन कि कोई भी द सेट ऑफ इवेंट्स, कोई भी हम E1 E2 E3 EN बहुत सारे इवेंट्स के सेट को अगर हम लें तो वो किसी भी इवेंट्स के सेट जो है वो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को तभी रिप्रेजेंट करेगा यदि वे क्या हो, पेयर वाइज डिसजॉइंट हो। मतलब ये घटना एक्सहॉस्टिव का मतलब हुआ कि उन सबको अगर एक साथ यूनियन के रूप में लिया जाए तो सैंपल स्पेस मिल जाए। और तीसरी घटना कि उसमें से किसी की भी जो प्रायिकता वो जीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, जीरो नहीं होनी चाहिए। और पता ही ऋणात्मक तो होता ही नहीं है, और जीरो भी नहीं हो, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ये तीन जो कंडीशन आपको लिखे गए हैं उसी तीन का नाम यहाँ पे आपको जिक्र किया गया है। तो हम इसे पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के नाम से जानेंगे। बोलिए भारी है? नहीं भारी है। कैसे समझेंगे? जितने सारे इवेंट्स दिए गए उसका सेट लेंगे और चेक करेंगे बारी बारी से। पहला जो यहाँ पे कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, उसमें से कोई भी दो लेंगे, लेकर के चेक करेंगे उसका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। सबको लेकर के उसका यूनियन निकालेंगे, देखेंगे सैंपल स्पेस आना चाहिए। और प्रत्येक घटना की प्रायिकता चेक करेंगे, उसका भी घटना की प्रायिकता जो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा 3 कंडीशन फॉलो तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के नाम से जाना जाएगा। अगला जो टॉपिक है अब इसी पर बैठता है थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। ध्यान से, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। इसी के बाद एक बहुत बेहतरीन बेस थ्योरम के नाम से आएगा, जिसे जॉन बेज नामक गणितज्ञ ने दिया था 1763 में। मरणोपरांत उसको पब्लिश किया गया था। उस चीज को हम लोग देखेंगे और बड़े सम्मान के साथ किसी भी गणितज्ञ वैज्ञानिक का नाम लेना चाहिए, क्योंकि उसकी कृति ही हम लोग आज पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे न्यूटन बल का मात्रक दिया, बल का खोज किया तो उसके सम्मान में रखा गया, इसी प्रकार से। चलिए, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कुल प्रायिकता का प्रमेय या कुल प्रायिकता प्रमेय, कुल प्रमेय जो भी कह लीजिए। इसमें क्या कहता है थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी में कि लेट मान लिया जाए E1 E2 E3 डॉट 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 EN कोई इवेंट्स है बहुत सारे, उसका सेट है, ध्यान से, जिसको हम पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के नाम से जानते हैं। बी अ पार्टीशन, बी अ पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, S। मान लिया गया कि ये सारे इवेंट्स का जो सेट है वो एक पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को दर्शा रहा है। डेट एंड सपोज डेट, और माना कि सपोज डेट each ऑफ द इवेंट्स, और ऐसा मान लिया जाए कि उसमें से प्रत्येक घटना जो है each ऑफ द इवेंट्स E1 E2 डॉट डॉट डॉट, आ जाइए, डॉट 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 EN, ठीक है, हैज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस। बड़ा ध्यान से समझिएगा, नीचे में लिखता है कि लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद एस। ध्यान से, बहुत ध्यान से मैं जो कह रहा हूं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ PA इज इक्वल टू, देखिए क्या कहता है यहां, ध्यान से समझिए। इसमें कहता है कि अगर मान के चला जाए कि
E1 E2 E3 बहुत सारे इवेंट्स हैं, उसका एक सेट ले लिया गया है। और अभी भी मैंने बताया कि किसी भी बहुत सारे इवेंट्स का जो सेट है वो एक क्या करता है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं मान लिया कि ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है, और माना और एंड सपोज दैट ईच ऑफ द इवेंट, और माना कि उसमें से प्रत्येक जो घटना है E1 E2 कोई भी घटना, उन सब का नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, मतलब उन सब का कुछ ना कुछ प्रायिकता है। मतलब वो दिए गए तीनों कंडीशन को फॉलो करता है। पहला कंडीशन कि पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए, मतलब कोई भी दो लें तो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए, मतलब वो कुछ भी उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बोला, एक्सहॉस्टिव हो, मतलब सबका अगर यूनियन निकाले तो वो सैंपल स्पेस मिल जाए। और तीसरा बोला कि वो क्या होना चाहिए, तो सबकी कुछ ना कुछ प्रायिकता होनी चाहिए, कभी भी उस किसी की भी प्रायिकता जीरो नहीं होनी चाहिए। इन तीनों केसों को वो मान ली सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो नीचे में लिखता है कि लेट, तो फिर पुनः माना कि ए जो है कोई इवेंट है, ठीक है, एसोसिएटेड विद एस, उसी सैंपल स्पेस से संबंधित कोई घटना है ए, तो उस घटना की प्रायिकता क्या होगी, समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र ध्यान से आप देखिए। पहले घटना मान लीजिए E1 घटा है, तो E1 के घटने पर, ध्यान से मैं जो लिख रहा हूं जैसे बोल रहा हूं उसको समझिएगा, तभी आप बना पाएंगे। मान लिया जाए कि अगर PA निकालनी है, ये सब आपको दिया गया है, सबकी प्रायिकता भी आपको मालूम है, तो कहता है कि PA क्या होगा, कोई उसी सिंपल स्पेस से संबंधित कोई घटना A है, उस घटना की प्रायिकता अगर निकालनी है तो क्या होगा, ये सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो कहता है कि आपको मैंने कल बताया था थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी से पहले एक बताया था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, उसी को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो मान लीजिए पहले E1 हुआ और E1 के बाद कोई घटना हुआ होगा, तो कहा कि अगर E1 हो गया तो एक ही घटना की प्रायिकता, ध्यान से समझिए, प्लस फिर दूसरी घटना कौन थी E2, अगर वो हुआ है, मान लीजिए ये ना हो के पहले ये हुआ होगा, तो इसके होने के बाद एक ही क्या घटना की प्रायिकता है। फिर इसी प्रकार से E3 हुआ होगा तो P A बाई E3 डॉट डॉट प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे मान लीजिए Nवा हुआ होगा तो क्या हो जाएगा P E N P A बाई EN। थोड़ा समझिए, थोड़ा इस लाइन को बस समझना है आपको, और कुछ नहीं करना है, बस इस लाइन को समझेंगे। मैं फॉर्मूला फिर लिख देता हूं, ध्यान से मैं कह रहा हूं। बहुत सारी घटनाएं दी गई हैं, सारी घटनाएं जो दी गई हैं वो एक ही सिंपल स्पेस से है, उन सब की कुछ ना कुछ प्रायिकता भी दी गई है। अगर ये पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, बताता है, तो कहता है कि उस सभी घटनाओं के बावजूद एक कोई घटना दूसरा दिया गया A, और कहता है कि उस घटना के हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो आप समझेंगे कि क्यों उसको टोटल प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, सबका सम क्यों निकाल रहे हैं। तो कहते हैं उस घटना की प्रायिकता क्या होगी, ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में नहीं है, उससे अलग कोई घटना है, उस घटना की प्रायिकता क्या होगी अगर निकालनी है, तो हमें इसके लिए थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी के शरण में जानी होगी। और वो कहता है कि आपको कुछ चिंता नहीं करनी है, जितनी सारी घटनाएं घटित हुई हैं यहाँ पे, उन सब का बारी बारी से, पहले हम E1 लिए तो PE1 और उसका A के साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए PE1 हो गया है घटना, तो E1 के होने के बाद एक ही क्या घटना प्रायिकता है, या हो सकता है E2 हो गया है तो E2 के घटित होने के बाद एक ही क्या प्रायिकता है, ऐसी बारी बारी से। फिर E3 हो गया है, E3 हो गया तो E3 के हो जाने के बाद एक ही क्या घटना की प्रायिकता है। जितने सारे संभावित परिणाम है, या तो ये हुआ होगा ये, और पता है मैंने कहा था आपको प्रोबेबिलिटी के केस में अगर या दिखे कहीं तो प्लस का साइन लगा दिया जाता है, तो ये कहीं से अलग से फॉर्मूला नहीं आया है, ये फॉर्मूला वहीं पे है कि ये सारी घटनाएं घटित हो चुकी। हो सकता है पहले ये हुआ होगा उसके बाद एक ही घटना प्रायिकता, हो सकता है E2 हुआ होगा तो उसके बाद एक ही घटना की प्रायिकता, हो सकता है E3 पहले हो गया होगा तो E3 के घटित होने के बाद एक ही प्रायिकता। सबके साथ जितने सारे हैं सबके साथ होने की जो प्रायिकता है उन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये उस घटना की घटित होने की टोटल प्रायिकता निकल जाएगी। इसीलिए इसका एक नाम है, उस नाम को हम लोग जानेंगे। या इसी चीज को अगर हम समराइज करके लिखें एक साथ, एक में जोड़ दें,
तो क्या लिखेंगे, जैसे आप लोग सिग्मा के नाम सुने होंगे, सिग्मा का मतलब ही होता है समेशन, सबको अगर एक साथ लिखें तो हम ऐसे दिखाएंगे कि पी अगर कभी भी निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में तो आपको कुछ चिंता नहीं करनी है, सीधा एक सिग्मा लगा देना है। सिग्मा जैसे आप पहले 10th क्लास में आपको याद होगा, आप क्या करते थे, एफ दिया रहता था, एक्स दिया रहता था, आप इसको गुना करते थे एफ एक्स, और उसके बाद नीचे में ना ऐड करते थे, और जहाँ ऐड करते थे वहाँ लिखते थे सिग्मा एफ एक्स। बहुत सारे लोग सिग्मा एफ एक्स लिख के छोड़ देते थे जनरली, लेकिन तरीका क्या था, तरीका ये था सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। और यहाँ बताया जाता था कि आई का मान कहाँ से कहाँ तक, तो मान लीजिए पहला एफ, ये सब एफ एक्स आएंगे, तो एफ एक्स में पहला आया तो उसको हम बोलेंगे f1 x1, ये दूसरा आया तो इसको हम बोलेंगे f2 x2, इसको बोलेंगे f3 x3, ऐसे ही जितने सारे थे, ठीक है, लाइन से नंबर वाइज। तो इन सबको ही जोड़ा गया है यहाँ पे। तो इस चीज को हम कैसे शॉर्ट में दिखाएंगे, सिग्मा एफ एक्स तो रहेगा ही, और नंबरिंग के लिए ना हम लोग आई लगा देते थे और कहते थे कि आई का मान 1 से लेकर के कहां तक है, 1 से लेकर के n तक है, ऐसे हम लोग नोटेशन के फॉर्म में दिखाते थे। तो आज वही हम लोग यहां कार्य करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। वहां भी हम लोग शॉर्ट में सिग्मा एफ एक्स लेके काम चला लेते थे, लेकिन यहां पे दिखाना पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पे कौन कौन है, सब एक ही है, देखिए कोई भी घटना और उस घटना के बाद एक ही प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए कोई घटना होगी, तो मान लीजिए E1 E2 E3, तो उसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, EI लिख देंगे। कोई आईवा घटना है उसकी प्रायिकता, और उसके बाद उस घटना के घटित होने के बाद ए के घटित होने की प्रायिकता। ये सब ऐसे ही हैं, सबको गुना कर करके और ऐड किया गया है। तो उन सबको ऐड किया गया है तो उसको हम शॉर्ट में दिया सिग्मा लगा करके, और सिग्मा जब लगाएंगे तो बताना पड़ेगा आई का मान कहां से कहां तक, आई का मान 1 से लेकर के n तक। अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आई का मान 1 रखेंगे तो PE1 इंटू PAE1 प्लस, फिर क्या होगा 2 रखेंगे तो PE2 प्लस PA/E2, फिर 3 रखेंगे तो PE3 PA/E3, फिर 4 रखेंगे, ऐसे डॉट डॉट n रख देंगे। तो ये हमारा फाइनल एक फॉर्मूला बना कि अगर बहुत सारी घटनाएं दी गई हों और वो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस हो, तो उन सब के घटित होने के बाद सबकी प्रायिकता दी गई होगी, उन सब के ऊपर कोई एक घटना घटित होगा जो उन सबसे अलग होगा, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हमें सबके साथ इस प्रकार या इस प्रकार के फॉर्मूला का यूज करना होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ, देखिएगा ऑफ कर लीजिएगा और नहीं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं। इसमें क्या बताया गया, जितनी सारी घटनाएं हैं उन सब का बारी बारी से प्रायिकता, और उस घटना के घटित होने के बाद जो घटना पूछ रहा उसकी प्रायिकता, दोनों को गुना करके जोड़ते जाइए, जितनी सारी घटनाएं दी गई सबके साथ ऐसा करके सबको जोड़ दीजिए, लास्ट में आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। अब इसी चीज से एक बनाया गया बेस थ्योरम, ठीक है। तो वो क्या है उसको देखिए ध्यान से, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेस थ्योरम, ठीक है, शायद BAYES, बेस थ्योरम, ठीक है, बेस का प्रमेय हिंदी में। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बेस लिखा है ना, आपको पता है कि BAY, या मान लीजिए जैसे हम अगर से आपसे कहें RAM, अगर इसमें एक लगता है ऐसे S लगता है और एक S ऐसे लगता है, तो ऐसे लगने का मतलब क्या है, ऐसे लगने का मतलब राम का हुआ, और ऐसे का मतलब क्या है कि रामों का, है ना। जैसे मान लीजिए सपोज किया जाए कि उसमें एस लगा हुआ पहले से, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी की जरूरत पड़ रही है तो हम लोग बाहर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेस, अब बेस के नाम में ही एस था पहले से, तो फिर एस लगा तो बेस कैसे पढ़ते हैं, तो इसीलिए वो क्या किया, बेस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। जैसे कभी कभी एस ऑलरेडी एग्जिस्ट हो उसमें और एस लगाने की जरूरत हो,
तो डबल एस नहीं कर देते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, एस के जब यहाँ पे हम लोग अपॉस्ट्रोफिस का प्रयोग कर देते हैं, वो इंग्लिश की बात है। खैर फिलहाल ध्यान से रखेंगे, नहीं कोई सोचेगा कि ये डैश बाहर क्यों दिया गया है, वो एस के बाद दिया गया है कि मतलब वहाँ एस है लेकिन एस था और लगाना था, तो दो एस एक जगह कैसे लिखते हैं, इसलिए एक एस के बाद हम ना अपॉस्ट्रोफी लगा दिया कि पता चल जाएगा कि ये बातें हैं। ठीक है, ये नियम है लिखने का, ऐसा नहीं कि हम अपने घर से लगा दिए हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है ध्यान से समझिए, बेस थ्योरम। क्या कहता है बेस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी फॉर्मूला पे हम लोग आज सारे जो भी 13.3 है एक्सरसाइज, मैंने फिगर से बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब उसको फिगर की सहायता से समझाने का प्रयास किया, और फिगर समझे तो खुद से बनाना बहुत आसान है। आज वो भी आपको शायद पीडीएफ मैंने भेज ही दिया था, आप उसको देख लिए होंगे, सारा डायग्रामेटिक है, तो यहाँ पे आप समझेंगे, फिर मैं समझा दूंगा ना, फिर आप समझ जाएंगे सब कुछ। ठीक है, तो क्या है बेस थ्योरम, ये ध्यान से समझिए। लिखता है कि इफ, यदि इफ E1 E2 E3 डॉट 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 En आर, ठीक है, आर एन नन इम्पटी, नन इम्पटी समझ रहे होंगे, मतलब खाली नहीं, नन इम्पटी नन इम्पटी इवेंट्स, नन जीरो इवेंट्स भी लिख सकते हैं, नन इम्पटी इवेंट्स विच विच constitute a partition of sample space S, and A is any event of non-zero probability, then चलिए यहाँ पे आपको बताया गया कि मान लिया जाए कि E1 E2 E3 En, ये जितनी सारी घटनाएं आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारी घटनाएं नन इम्पटी इवेंट्स है। नन इम्पटी का मतलब सब में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, ये घटनाएं घटित होने की संभावना है। नन इम्पटी कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसी घटना जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने खाली नहीं है, सब में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, सब इम्पटी नहीं, क्या बोलते हैं, नन इम्पटी है, मतलब इम्पटी मतलब खाली होता है ना, रिक्त, नन इम्पटी मतलब अरिक्त नहीं है, मतलब खाली नहीं है। अब क्या कहता है कि विच कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस, और वो क्या बनाता है, एक सिंपल स्पेस के पार्टीशन को बनाता है। मतलब इसमें वो जो अभी बताया गया कि E1 E2 E3 डॉट 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 En, ये एक ऐसा सेट के रूप में कन्वर्ट हो सकता है जहां पर प्रत्येक दो घटना कोई भी ली जाए उसके इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट होंगे, सबको ले लिया जाए तो उसका यूनियन सिंपल स्पेस होगा। और तीसरी बात कि प्रत्येक घटना की कुछ ना कुछ प्रायिकता होगी। यही बातों को वो लिखा है और कुछ विशेष नहीं लिखा है। ठीक है, कहता है, फिर से सुनिए, E1 E2 E3 En डॉट 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 कोई नॉन इम्पटी इवेंट है, मतलब अरिक्त, माने रिक्त नहीं है, विच कंस्टिट्यूट, और वही क्या बनाता है, एक पार्टीशन सिंपल स्पेस का निर्माण करता है। और ए कोई अन्य घटना है, और उसकी प्रायिकता नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है। ठीक है, तो PEI बाई ए क्या होगा। अभी PEI ये क्या है, कैसे है, इसका प्रूफ अभी हम तुरंत देखेंगे, तब वो समझ में आ जाएगा कि ये कहां से है, क्यों ऐसे पूछ रहा है। क्या होगा, PEI इंटू PA बाई EI, और बटा में जो लिखे हैं उसी का PEJ इंटू PA बाई EJ, और यहां पे लगा देंगे सिग्मा, जहां J का मान 1 से लेकर N तक हो। यहां पे लिख दिया फॉर एनी
I इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n। इस पूरी घटना को हम लोग बारी बारी से समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है जब तक आप इसे, ठीक है। चलिए बात को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, मैं जो कह रहा हूं उस चीज को, कोई बात नहीं है, एक बार फिर से सुन लीजिए। बेस थ्योरम कुछ है नहीं, बेसिकली एक बेस नाम के गणितज्ञ थे जिन्होंने इसे बताया है, और इसमें आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो पूरी क्लियर हो जाएगी बात को। अभी फिलहाल समझने का प्रयास कीजिए, मैं पूरी तरह से कैसे आप याद रखोगे ये सब के साथ समझा रहा हूं। मान के चलो ये सब जो लिखा है इसको मत ध्यान दो, थोड़ा इतना समझो सिर्फ कि बहुत सारे इवेंट्स हैं और वो पार्टीशन ऑफ सेम प्लेसेस बनाता है। और मैंने कहा है कि तुमको पार्टीशन ऑफ सेम प्लेसेस अभी इसके पहले डिस्कस किए, उसका मतलब क्या होता है कि उसमें बहुत सारे इवेंट्स होंगे, कोई भी 2 इवेंट्स लेंगे तो कुछ कॉमन नहीं होगा, सारे इवेंट्स को लेंगे तो सेम प्लेस पे बन जाएगा, और प्रत्येक इवेंट्स के कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। ये तीनों कंडीशंस फॉलो होंगे तो हम उससे बोलेंगे पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस। तो यहाँ पर वही लिया गया कि कोई पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस है और उसके बहुत सारे इवेंट्स हैं, और उसके अलावा एक अलग अन्य दूसरा कोई इवेंट है, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी है नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, कोई ना कोई उसका मान वैल्यू होगा। तो उस कंडीशन में आपको कहेगा कि उस घटना के घटित होने पर, वो जो अन्य घटना है उसके घटित होने पर कोई इसमें से जो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है उसमें से किसी एक की घटना के घटित होने की प्रायिकता आपसे पूछेगा। ये घटना तो सब कुछ दिया ही हुआ है, अब यहां पे प्रश्न ये है कि इसमें पूछता क्या है कि इस घटना के घटित होने पर, इस घटना के घटित होने पर या होने के बाद इनमें से किसी एक घटना के घटित होने की क्या प्रायिकता है। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में आपने जस्ट इसका उल्टा देखा था, लेकिन यहां पे थोड़ा सा अलग है, उसका ये क्या है, एक प्रकार से अपोजिट है। वहां पे ये बताया गया कि इन सब के घटित होने के बाद ये घटित हो सकता है, मान लीजिए इसके घटित होने के बाद घटित हो सकता है, इसके घटित होने के बाद घटित हो सकता है, इसके बाद हो सकता है, तो उन सबको निकाल करके एक में जोड़ा गया, उसी का नाम हुआ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब यहां पे ये कहता है कि चलिए मान के चलिए इन सब के बाद ये घटित हो रहा है, लेकिन अगर ये बताया जाए कि ये घटित हो चुकी है तो इसके घटित होने के बाद इनमें से किसी का भी घटित होने की प्रायिकता अगर पूछे तो उसके निकालने की प्रायिकता क्या है, क्या फॉर्मूला है, वो यहां पे दिया गया है कि ये जो अन्य घटना है इसके घटित होने के बाद पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस के किसी घटना के घटित होने की क्या प्रायिकता है। अब इसका कैसे फॉर्मूला है इसको ध्यान से सुनिए, इसको आप समझ लिए। अब मैं कैसे ये आया उसको आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी फॉर्मूला भी, और मैं फिर बना के दिखाऊंगा भी, आपको चिंता की बात भी नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा प्रूफ में क्या है उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहला चीज हमने क्या कहा कि बहुत सारे इवेंट्स दिए गए हैं E2 E3 डॉट 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 En, और ए कोई अन्य घटना है, तो इस घटना के घटित होने के बाद इनमें से किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालना बेस थ्योरम में बताया गया है। तो मान के चला जाए कि कोई घटना ए घटित हो चुकी है और इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रूफ की, ध्यान से। तो ए घटना के घटित होने के बाद इनमें से कोई घटना घटित हो चुकी है, मान के चलिए EI हम उसको बोलते हैं, उसकी क्या प्रायिकता है, उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड कर रही है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में आपने स्पष्ट पढ़ा है कि जिसका भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना, आप कहेंगे सर ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, नहीं, ये उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, ध्यान से सुनिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने क्या पढ़ा है कि ऊपर में दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन EI। अब कोई E इंटरसेक्शन ये पहले लिखे, ये पहले लिखे, मैंने कहा था कि A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A, बात तो सेम है, ठीक है, दोनों का लेना तो कॉमन ही है। और नीचे में जो नीचे होता था उसकी प्रोबेबिलिटी यानी PA, ध्यान से देखिए।
मैंने क्या कहा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से हम लोग इतना जानते हैं, सिंस वी नो दैट बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PEI बाई A इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन EI बाई PA। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहां तक नहीं है किसी को, बहुत ध्यान से समझिए। चलिए अब यहां पे अभी अभी आपने PA निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। उसमें आपको क्या बताया गया है कि जितने सारे आपको यहां दी गई हैं उन सभी के घटित होने के बाद इसके घटित होने की प्रायिकता क्या क्या है उसको निकाला गया और सबको जोड़ा गया, उसी को हम बोले थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब किसी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के दिए रहने पर कोई अन्य घटना के घटित होने की कुल प्रायिकता क्या होगी उसको अगर निकालना है तो हम लोग यहाँ पर PA उससे निकालते थे। तो यहाँ का जो PA है वो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से क्या होगा यहाँ बताइए। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अभी अभी जस्ट इससे पहले हम लोग पढ़े, उसमें जैसे मान लीजिए ये घटित हुआ उसके बाद ये घटित हुआ होगा, ये घटित हुआ उसके बाद ये घटित हुआ होगा, ये घटित उसके बाद ये घटित हुआ होगा, तो इन सब के घटित होने के बाद ये घटित होगा, तो इन सब का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फिर सबको ऐड करेंगे। तो उसको हमने कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था कि मान लीजिए कोई उसमें से कोई भी एक घटना घटित हुआ और उसके बाद एक घटित होगा, इसकी प्रायिकता निकालने के लिए उसको हम समेशन का प्रयोग कर देते थे। और मान लीजिए यहाँ आई है तो यहाँ आई लिखेंगे, अगर जे रहेगा तो जे लिखेंगे, बहुत सिंपल बात है। जो होगा उसके अनुसार अगर हम यहाँ पे जे कर देते हैं तो यहाँ लिखेंगे जे का मान जहाँ क्या होगा 1 से लेकर के n तक होगा। ये लिखा गया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से। ऊपर में अब बताइए, अभी अभी आपको एक 13.2 में हमने पढ़ा था MTP मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम प्रोबेबिलिटी। वहां पर दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता कैसे निकालते थे। तो दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता निकालने तो उसमें से कोई एक घटना पहले घटित हुई होगी, ठीक है, और उस घटना के घटित होने के बाद दूसरी घटना घटित होगी। 1 मिनट ठहर जाइएगा, थोड़ा एक कॉल आ गया। चलिए खैर हम लोग अपना काम किया जाए। भाई ध्यान से सुनो, घबराओ नहीं। ये नहीं कि ये इतना बड़ा भारी देख करके आप घबरा जाओगे तो फिर बनाओगे क्या, है कि नहीं है। अभी तो स्टूडेंट हो तो सीखने की ही सीखो उसको, कैसे मैं कह रहा हूँ, कैसे क्या बताया जा रहा है। मैंने कहा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर में और जो नीचे घटना है उसकी प्रायिकता नीचे। उससे हम लोग यहां कैसे आ रहे हैं इसको ध्यान दीजिए। नीचे जो देख रहे हो PA, ये मैंने अभी अभी आपको थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया, उससे ये फॉर्मूला। और ये जो ऊपर वाले को मैंने कन्वर्ट किया, ये है 13.2 में आपको MTP पढ़ाया था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्योरम प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या था वो MTP, मैंने तो नाम भुला गया, फोन बीच में करके नाम को डिस्टर्ब कर देता है लोग। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी था, सॉरी MTP मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। वहां पे आपको बताया था कोई भी दो घटना दी गई, उन दोनों को एक साथ घटित होना है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो हो सकता है उसमें से कोई एक घटना पहले घटित हुआ होगा और उसके बाद दूसरा घटित हो रहा होगा, तो उन दोनों की प्रायिकता निकाल करके हम लोग इनटू कर देते थे। इसी फॉर्मूला को यहाँ पर लिखा गया है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया है, ना कोई एडवांस बहुत बड़ा चीज लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने है एकदम बेसिक फॉर्मूला है, यहाँ पे 2 फॉर्मूला यूज किया गया और आपका जो है कि नहीं अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे उस चीज का प्रूफ आपको मिल गया। अब इसको आप कैसे याद रखोगे ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वहां पर प्रश्न में आपको बहुत सारे जब क्वेश्चन आप देखोगे ना तो फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। कल तक आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा एक्सरसाइज का भी, और उसको आप देखोगे तो फिर पूरी बात तुमको समझ में आएगी। अभी मैं याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, उसको समझो। जैसे यहां और यहां बड़ा ध्यान से देखना, ऊपर वाले नीचे तो समझ में आएगा, नीचे में जितनी सारी घटनाएं घटित हुई हैं उन सबको बारी बारी से लेना है। नीचे में क्या हो रहा है, जैसे E1 है, E2 है, E3 है, जितनी सारी घटनाएं हैं और एक घटना कोई A है, तो ये घटित हुआ, उसके बाद ये घटित होने की प्रायिकता, जैसे पहले E1 घटित हुआ तो उसकी प्रायिकता, और उसके घटित होने के बाद A घटित हुआ होगा इसकी प्रायिकता। फिर ऐसे ही मान लीजिए E2 घटित हुआ उसकी प्रायिकता, और E2 के घटित होने के बाद A घटित हुआ होगा उसकी प्रायिकता। ऐसे ही सबको निकालेंगे, निकालते निकालते जितनी सारी घटना दी गई हैं और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो गया नीचे में
थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद ये तो नीचे हुआ, ऊपर में क्या हो रहा है, इसी में से जिस घटना से रिलेटेड वो पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए अगर वो पहली घटना का पूछ रहा है, दूसरी घटना का पूछ रहा है, तीसरी घटना का, मतलब यहां पे क्या पूछेगा कि चलिए यहां पर आप बताओ कि अगर ये घटना हो गया होता और उसके बाद इसमें से ये घटना होने की या ये घटना होने की या ये घटना होने की क्या प्रायिकता थी, तो उस कंडीशन जिस घटना को पूछता उस घटना वाले को ऊपर सिर्फ निकाल करके रखना है और नीचे में टोटल लिखना है। नीचे में देखो टोटल जितना सारा दिया है, पहला 3 4 5 जितने दिए सब लिखना है नीचे। उनमें से कोई एक जिस घटना से वो पूछ रहा है उस घटना वाले को सिर्फ ऊपर कर देना। इसी में से एक पार्ट ऊपर रखा जाएगा जिसको वो पूछेगा। बात समझ रही है? जिसको वो पूछेगा सिर्फ उस घटना वाले को उसमें से ऊपर रखना है, बाकी नीचे सब लिखना, नीचे तो सब लिखना है टोटल, और टोटल में से ही एक जिससे रिलेटेड वो पूछता है उसको ऊपर लिखना है। क्या आप समझ रहे हो? यहां पे क्या पूछ रहा है कि एक एक घटित होने के बाद इनमें से कोई एक घटित होगा उसकी प्रायिकता। लेकिन हम लोग इधर साइड में क्या कर रहे हैं, इधर साइड में हमें ये करना है बारी बारी से कि पहले ये घटित हुआ उसके बाद ये घटित होगा इसकी प्रायिकता, ये घटित होगा तो उसके बाद ये घटित होगा, ये घटित होगा तो इसकी प्रायिकता, सबकी संभावनाओं को निकाल करके ऐड करना है। उन्हीं में से जिस घटना से रिलेटेड ये पूछता है उस एक पार्टिकुलर प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट को ऊपर लिखना है। अगर इस बात को आप समझते हैं तो बेहतर है, नहीं समझते हैं भी तो परेशान नहीं होना है। जब इसका एक्सरसाइज आपको अपलोड किया जाएगा कल, आप उसको बहुत इत्मीनान से देखना, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। वहां पर पूरी एक्सरसाइज को डायग्राम के रूप में आधार पे उस पर हम लोग समझाने का प्रयास किए हैं। उसको आप समझोगे, डायग्राम से ही पता चल जाएगा कौन E1 है, कौन E2 है, कौन E3 है, कौन A है और क्या कहता है, तो उसको हम निकाल रहे हैं। तो पूरी बात आप, और चूंकि भेज दिया गया है PDF वगैरह, आप उसको नोट कीजिएगा तो भी समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा फिर नोट कीजिएगा, अगर नोट कीजिएगा तो ध्यान से, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के और नोट कीजिएगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और एक बात और मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, बहुत कुछ नोट्स हैं, उसको देख करके हम लोग फिर नोट वाली बात करके और ये एक्सरसाइज समाप्त करेंगे। 13.3 का 13.4 5 कल डिस्कस होगा। आप उसको अभी जितना है ना उसको देख लीजिएगा। देखिए अभी एगो आ रहा है, इतना अभी भी प्रवचन हुआ ना, प्रवचन के बाद वो आ रहा है प्रसाद खाने के लिए, नीलेश भैया एक से एक महारथी है जी, ये सब है भारत के भविष्य। चलिए ध्यान से देखो, नोट नंबर वाली बात गायब रहता है सब। नोट नंबर फर्स्ट में यहाँ पे आपको लिखा होगा कि द इवेंट, ठीक है, जो आपके इवेंट्स दिए गए होते हैं E1, E2, E3 डॉट डॉट डॉट, जितने सारे इवेंट्स दिए गए हैं उन सब की मैं बात कर रहा हूं। वो सब क्या है, आर कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाएं। हाइपोथेसिस का हिंदी होता है परिकल्पनाएं। अब एक बात समझिए, अब सोचेगा अरे अभी तो बोल रहे थे इसको पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, अभी परिकल्पनाएं बोलने लगे। अरे भैया ये अकेले अकेले जो है ना, ये सारी घटनाएं हाइपोथेसिस कहलाती हैं। और इन सबको जब हम एक सेट के रूप में ले लेते हैं ना, एक सेट के रूप में, तब इसको हम बोलते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। समझ रहे हो? बाकी अकेले में ये सारी घटनाएं हाइपोथेसिस हैं, उसको हम जब एक साथ लेते हैं तब जाकर के वो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस होता है। और उसमें भी 3 कंडीशन है, उसको फॉलो करे तब, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा जो देखो, हाइपोथेसिस याद रखेंगे कि नया वर्ड है परिकल्पनाएं। दूसरा कहता है कि इसमें प्रत्येक घटना की जो प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी PE जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऐसे कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डेट इज, अर्थात PE जो है, अब I कर दिया गया, I मतलब कोई भी किसी भी घटना की प्रायिकता, ठीक है, इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, प्रियोरी, ठीक है, मतलब पूर्वकालीन। ध्यान से समझिएगा, पूर्वकालीन मतलब एक घटना पहले घटित हो चुकी है,
प्रियोरी प्रोबेबिलिटी, पूर्वकालीन प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ द हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस EI। देखिए जो घटनाएं आपको दी गई हैं, ठीक है, जो घटनाएं आपको दी गई हैं जितनी सारी, ये E1 E2 जितने हाइपोथेसिस दिए गए हैं, तो इन घटनाओं को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, और उन घटनाओं की जो प्रायिकता है उसको हम बोलते हैं प्रियोरी प्रोबेबिलिटी। प्रियोरी प्रोबेबिलिटी मतलब पूर्वकालीन प्रायिकता, जिस घटना की, जिस हाइपोथेसिस का निकाल रहे हैं उसका। जैसे हाइपोथेसिस यहाँ EI लिया गया है तो EI का, E1 लेंगे तो E1 का, E2 लेंगे तो E2 का। बात समझ आ रही है। और दूसरा इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, तीसरा, कि इसी में हम जो निकाल रहे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हिंदी में क्या बोलते हैं सब, प्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो PEI/A जिसे हमें निकाल रहे थे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मतलब A के घटित होने के बाद EI की घटना निकालते थे, तो उसको कहता है इज कॉल्ड अ पोस्टररी। पोस्टररी मतलब हो गया पूर्व, उत्तरकालीन। ये प्रीओरी है मतलब पूर्वकालीन, पहले घटित होने वाली, और यहाँ पे क्या होगा पोस्ट मतलब बाद में होता है, POSTERIORI, पोस्टेररी, ठीक है, मतलब उत्तरकालीन। उत्तर मतलब होता ही है बाद, एक उत्तर मतलब जवाब भी होता है, ठीक है, यहाँ उत्तर का मतलब होता है बाद, उत्तरकालीन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उत्तरकालीन प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस EI। बहुत ध्यान से समझिए, यहां पर EI अकेले है, मतलब इसमें से किसी एक घटना की प्रायिकता निकालेंगे तो उसको प्रियोरी प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, और जो अलग से घटना A दिया रहता था उसके बाद अगर किसी की घटना की प्रायिकता निकालते हैं, इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि ये घटना घटित हो चुकी है और उसके बाद इस घटना की क्या प्रायिकता होगी, समझ रहे हैं। तो चूंकि ये घटना घटित हो चुकी है और ये घटना बाद में हो रही है और इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, इसीलिए यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टररी बोलेंगे, उत्तरकालीन प्रोबेबिलिटी के नाम से जानेंगे। बस में रही है, किसी भी तरह से समझ लीजिए इसको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि क्वेश्चन इससे ना पूछ करके किसी और से पूछे, लेकिन फिर भी ये बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी भी घटना की प्रायिकता निकालेंगे अकेले तो प्रियोरी कहलाएगा, और एक घटित होने के बाद उसमें से किसी घटना की प्रायिकता निकालेंगे तो उसको पोस्टररी बोलेंगे, उत्तरकालीन प्रायिकता। एक अंतिम नोट, और इसी के साथ आज की क्लास की समाप्ति होगी। अंतिम नोट क्या है, तो भैया जिसने इस बेस थ्योरम, जो इतना सुंदर सा आपको फॉर्मूला बताया गया, उस फॉर्मूला को किसने दिया और कब दिया, थोड़ा इसके बारे में जिक्र कर दिया जाए, क्योंकि उनकी कृति है तो उनको नाम लेना जरूरी है। जैसे अभी मैं कहूँ आपको, अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो कहते ना मुझे फ्रेंड ने गिफ्ट दिया है, एक प्रकार से, तो वैसे ही यहाँ पर किसी ने आपको दिया है तो उसका नाम लेना थोड़ा सा ऋण होता है, आपको तो लेना चाहिए, अगर मिले तो जरूर। तो चौथा जो नोट है ना, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि बेज थ्योरम, देखिए यहाँ पर एस के बाद अपॉस्ट्रोफी है, मतलब बेज उसका नाम था, ठीक है, बेज का है, ये लिखा गया, बेज थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड, एक और नाम है इसका, इसलिए नाम भी याद रखेंगे, बेज थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या नाम है एक और, ऑल्सो कॉल्ड द फॉर्मूला, ऑल्सो कॉल्ड द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज। देखिए इसका एक नाम और है, क्या नाम है, तो कारणों की प्रायिकता का सूत्र। क्या कहा जाता है इसको, द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेज। कॉज मतलब कारण होता है, ठीक है, तो कारणों की प्रायिकता के नाम से भी जाना जाता है, किसको, बेस थ्योरम को।
इसी को लिखा गया पैराग्राफ चेंज करके कि इट इज डेवलप्ड, यह कब विकसित हुआ, कब बताया गया, इट इज डेवलप्ड, ठीक है, इट इज डेवलप्ड बाय फेमस मैथमेटिशियन जॉन वेज, ठीक है, जॉन वेज, विच वाज कर दीजिएगा, विच वाज पब्लिश्ड, विच कब प्रकाशित हुआ, विच वाज पब्लिश्ड पोस्ट मोस्टली, या देखिए एक नया वर्ड आया, इसको जरूर याद रखेंगे, POSTHUMOUSLY, इसका मतलब होता है मरणोपरांत, मरणोपरांत मतलब मरने के बाद, मरणोपरांत, मरण जोड़ उपरांत, इन 1763, मतलब क्या लिखा गया है समझ लिया जाए। कहता है कि बेस थ्योरम को हम लोग फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉजेस के नाम से भी जानते हैं, मतलब कारणों की प्रायिकता के नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम है। और यह कब डेवलप हुआ, कब विकसित हुआ, कब बना, तो ये फेमस प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉन बेज के द्वारा दिया गया। कब, जो लिखा है कि विच वाज पब्लिश्ड, जो विज्ञापित हुआ कब, तो उनके मरने के बाद 1763 ईस्वी में इसे मतलब जन्म में आया, मतलब एक प्रकार से सब लोग जाने इसको, या पब्लिश हुआ, विज्ञापन निकला, सबको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये था आपका वेज थ्योरम। और वेज थ्योरम से पहले दो चीज बताया गया, एक बताया गया पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, और एक बताया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद बेस थ्योरम आया। अब कल अगले दिन रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस, ये सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आज की क्लास की समाप्ति यही होगी, और बस आप लोग रिवाइज कीजिए, ध्यान से रखिए, ठीक है। चलिए।